So our next unit is statistical interpretation of entropy. पहला चैप्टर है यूनिट 3 का। स्टैटिस्टिकली हमने एंट्रोपी को इंटरप्रेट करना है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज और मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ब्रिज है। मतलब फाइनली हम मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे। माइक्रोस्कोपिकली हम हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास जो सिस्टम होता है उसमें इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, सो मेनी पार्टिकल्स, कि इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बोलना कि उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इट बिकम्स डिफिकल्ट, रादर इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके पास बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं इन ए गिवन सब्सटेंस। तो हर एक का अगर बात की जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो हम वो जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसको मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, फाइनली इससे बात बताते हैं। तो ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज। और इन दोनों को अगर रिलेट किया जाए, दे आर रिलेटेड थ्रू द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और ये डिस्कवर किया था बोल्ट्जमैन ने। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये है, इट्स रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। बोल्ट्जमैन ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया किसका? एंट्रोपी का। और उसने क्या बोला कि इट इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। डिग्री ऑफ एंट्रोपी गिव्स द डिग्री ऑफ disorder of the system. Every system has natural tendency to attain most probable macro state, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स हैं, तो सिस्टम उस मैक्रो स्टेट में ज्यादा घूम सकता है, ठीक है। इसका मतलब है उसकी मैक्सिमम एंट्रोपी होगी, मतलब उसका मैक्सिमम डिसऑर्डर होगा। हर एक सिस्टम की ये टेंडेंसी है कि वो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में जाए, और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं, तो उसी मैक्रो स्टेट में वो घूम सकता है। किस तरीके से? डिफरेंट माइक्रो स्टेट से होते हुए। तो उस मैक्रो स्टेट में वो सबसे ज्यादा स्टे करेगा। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं। इस तरीके से उस सिस्टम का जो डिसऑर्डर होगा वो मैक्सिमम होगा किसमें? इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, ठीक है। अगर सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में, आपने ये ग्राफ भी ड्रॉ किया था, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट इज दिस, और थोड़ा सा भी डेविएट करते हो तो फिर डेविएटेड मैक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। सिस्टम जो है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में रहने की कोशिश में है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होगा, ठीक है। और डिसऑर्डर आप कैसे मेजर करते हो? बाय एंट्रोपी। एंट्रोपी गिव्स द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। और यही चीज हम स्टैटिस्टिकली इंटरप्रेट करने वाले हैं। सो वी नो every system has natural tendency to attain most probable macro state, that means maximum disorder. And we also know that most probable macro state has maximum number of micro states, ठीक है, maximum number of micro states, that means thermodynamic probability सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि जिसकी सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगी उसमें सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होगा, उसकी सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी। इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के एकदम प्रोपोर्शन में क्या है? द एंट्रोपी। रादर मैं उल्टा लिखूं, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। जितनी ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी उतना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतने ज्यादा एंट्रोपी होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो रादर देन कि हम डब्ल्यू क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, सीधा एस को डब्ल्यू के से रिलेट सीधा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम क्या करते हैं? इसका नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग डब्ल्यू, और फिर बोलते हैं एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है वो हम के लगाते हैं, द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि ये बोल्ट्जमैन ने सारा किया था। तो आप देखिए
थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के साथ आप कौन सी चीज लेके आ रहे हो? द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज एंट्रोपी. तो S इक्वल्स टू K नेचुरल लॉग W एंड K इज ए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बोल्ट्जमैन, इसलिए आप इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो डायरेक्टली S को W के साथ मैं ऐसा भी कर सकता था, S इज इक्वल टू K W, लेकिन W आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, प्रोडक्ट फॉर्म में आता है, डील करना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं कहीं अप्लाई करूं. तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल्स आते हैं उसमें. ठीक है, आपने तीनों स्टैटिस्टिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी देखी है, उसमें आप फैक्टोरियल्स के साथ डील करते हो, तो फिर एंट्रोपी को बताना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, आप सीधा W का क्या कीजिए, नेचुरल लॉग लीजिए. ठीक है, S इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉग W. W के भी प्रोपोर्शन है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ W. और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी K, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और इंट्रोड्यूस क्योंकि बोल्ट्जमैन ने किया था, इसलिए कांस्टेंट लाया गया, बोल्ट्जमैन के जरिए लाया गया. सो वी डिफाइन एंट्रोपी S इक्वल्स टू K नेचुरल लॉग W. और W जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल एनर्जी एंड वॉल्यूम अवेलेबल. ठीक है, इन पर डिपेंड करेगा. थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इन पर डिपेंड करती है, तो ऑटोमेटिकली एंट्रोपी भी इन पर डिपेंड करेगी. सो एंट्रोपी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ N, U and V. N is number of particles of the system, U is the total energy of the system and V is the volume available to the system. ठीक है, ये चीज ध्यान में रहे. और जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटीज हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए, ये n फैक्टोरियल पाई I equals to 1 to K Gi raised to Ni divided by Ni फैक्टोरियल. और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए ये भी फॉर्मूला हमें क्लियर है. फर्मी डायरेक्ट के लिए ये भी क्लियर है, जो नेक्स्ट पेज के ऊपर है. तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं. ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए है. ठीक है, नाउ एवरी सिस्टम ट्राइज टू अटेन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, मतलब मैक्सिमम डिसऑर्डर. ठीक है, हर एक सिस्टम की कोशिश है क्या कि वो मैक्सिमम डिसऑर्डर में आए. मैक्सिमम डिसऑर्डर में आने की हर एक सिस्टम की टेंडेंसी होती है. इफ अ सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड, अगर आप मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट से, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट से, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट को ही आप इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ये भी पता है, डिस्टर्ब करें. ठीक है, दैट इज डिस्टर्ब, देन इट हैज टेंडेंसी टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम स्टेट. क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स हैं. सो एज टू इंक्रीज द एंट्रोपी. एंट्रोपी को इंक्रीज करने की कोशिश में अगर सिस्टम को आप डिस्टर्ब करोगे मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट से, तो सिस्टम जाएगा किसी और मैक्रो स्टेट में जिसमें माइक्रो स्टेट्स का नंबर कम है. मतलब उसमें एंट्रोपी सिस्टम की कम हो जाएगी, डिसऑर्डर कम हो जाएगा. सिस्टम वापस आने की कोशिश में है. वापस कहां? टू द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. क्यों? क्योंकि वहां उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा है. एंड दिस इज द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. ठीक है, इसको हम लॉ बोलेंगे. दिस स्टेटमेंट इज द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, कि सिस्टम की कोशिश होती है कि वो अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करे. तो ये ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करते हैं. ये ए जो पॉइंट है दैट इज फॉर द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. ठीक है, और बी जो पॉइंट है स्लाइटली डेविएटेड मैक्रो स्टेट. ठीक है, ये आप इसकी बात कर रहे हो, फ्रैक्शनल डेविएशन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. तो स्लाइटली डेविएटेड मैक्रो स्टेट की हम बात कर रहे हैं. तो देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है सिस्टम की. तो आप ये यहां कैसे लेके आए? बाय द एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज करके. ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, सिस्टम को आपने कहां ले आए? टू द डिस्टर्ब्ड स्टेट, मतलब वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में नहीं है. तो अगर सिस्टम को डिस्टर्ब करके आप यहां ले आए तो सिस्टम वापस यहां आने की कोशिश में आएगा, टू द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. वही चीज है, इफ सिस्टम इज इन मैक्रो स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर है, ठीक है, देन इट ट्राइज टू गो टू द स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए. वो ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जाने की कोशिश में. क्यों? वहां प्रोबेबिलिटी सिस्टम की सबसे ज्यादा है, वहां डिसऑर्डर सिस्टम का सबसे ज्यादा है. और यही आपके पास क्या है? द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं.
नेक्स्ट आपके पास एक स्टेटमेंट है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कैसे चलेंगे? इफ सम क्वांटिटी ऑफ हीट डी क्यू, ठीक है, आपने क्या किया, सिस्टम को कुछ हीट दी, दैट इज डी क्यू, ठीक है, सिस्टम है आपके पास, ओके, और आपने क्या किया, इसको कुछ हीट दी, दैट इज डी क्यू। तो सिस्टम को जब, सिस्टम के पार्टिकल्स को, कॉन्स्टेंट्स को जब हीट मिलेगी तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, क्योंकि दे विल बी मूविंग विद मोर काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स डिसऑर्डर विल इंक्रीज। और अगर सिस्टम से आप एनर्जी बाहर निकाल लोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब डिसऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले यही पॉइंट, if some quantity of heat dq is added to system, then its entropy will increase. Conversely, when heat is taken out of the system, entropy of the system will decrease. ठीक है, ये बात पहली। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। अब आपको पता है कि जो एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन है, दैट इज S इज इक्वल टू K नेचुरल ऑफ W। हम क्या करते गए, सिस्टम से हीट निकालते गए, ठीक है, निकालते गए, तो इसका डिसऑर्डर कम होता गया, डिसऑर्डर कम होता गया मतलब एंट्रोपी कम होती गई, एंट्रोपी कम होती गई, इसका मतलब है डब्ल्यू कम होता गया। फाइनली जैसे से ये डब्ल्यू कम होगा, लेकिन एटलीस्ट एक माइक्रोस्टेट तो रहनी पड़ेगी सिस्टम में, एटलीस्ट 1 माइक्रोस्टेट तो होगी। इसका मतलब है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, दैट इज 1। इट्स द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू डब्ल्यू की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की, दैट इज 1, और 1 का नेचुरल लॉग 0, दैट मीन्स एंट्रोपी विल बिकम 0। मेरा कहने का मतलब अब क्या निकल के आया कि आपने हीट सिस्टम से निकालनी शुरू की, ठीक है, मतलब टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज होना शुरू हुआ, आपने हीट निकालनी शुरू की, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू किया, तो डब्ल्यू डिक्रीज होना शुरू किया, बट देयर इज अ लिमिट फॉर डब्ल्यू 1। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि डब्ल्यू आपके पास 1 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली एंट्रोपी आपके पास 0 हो जाएगी। आप सिस्टम से और हीट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, और डब्ल्यू को आप डिक्रीज नहीं कर सकते, मतलब और टेम्परेचर को आप डिक्रीज नहीं कर सकते। द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड 0 केल्विन, ठीक है, उसको हम 0 केल्विन बोलते हैं। 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, आप सिस्टम से और हीट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। और यही आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब व्हेन हीट इज टेकन आउट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, यहां, ठीक है, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू कैन बी 1, वी कैनॉट बी लेस देन 1, ठीक है, एटलीस्ट एक माइक्रोस्टेट तो होनी पड़ेगी। दिस मीन्स वी कैन नॉट कूल अ सिस्टम स्टिल फर्दर, और आप कूलिंग नहीं कर पाएंगे। द टेम्परेचर सो पॉसिबल, मतलब मिनिमम टेम्परेचर होगा, इज नोन एज एब्सोल्यूट 0, या फिर इसको 0 केल्विन लिखते हैं। एब्सोल्यूट 0 मतलब इसमें नेगेटिव स्केल पॉसिबल नहीं है। एंड एट 0 केल्विन डब्ल्यू आपके पास 1 और एस आपके पास 0। दिस इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एक्चुअली इट विल बी रिलेटेड टू आप कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट उसमें ऐड या एक्सट्रैक्ट करते हो, और वो रिलेशन फाइनली निकल के आता है ds इज इक्वल टू dq बाई टी। मतलब एट टेम्परेचर T अगर आप dq हीट सिस्टम में से निकाल लेते हो तो उसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगा कितना, ds इज इक्वल टू dq बाई टी। और हीट अगर आप ऐड कर जाते हो तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा कितना, अगेन द सेम फॉर्मूला ds इज इक्वल टू dq बाई टी। ये फॉर्मूला हमने अब बताना है। तो वी कंसिडर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम and let the system be provided with very small amount of energy dq। आपने we consider कि बहुत थोड़ी सी हीट हमने dq दी, ठीक है,
infinitesimally small, very very small, keeping n and v constant. We have provided the system with a very very small amount of heat dq. ठीक है, this will lead to change in energy by a very very small amount du. एनर्जी में चेंज आएगा क्योंकि आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है, मतलब डी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज डी यू. ठीक है, मतलब कहने का कि आपने डी क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट दी, उससे डी यू चेंज इन एनर्जी आया. ठीक है, इसके बाद बट वी कैन कंसिडर द सिस्टम टू बी वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट. क्यों भाई? बिकॉज वी हैव गिवन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट. हमने बहुत कम हीट दी है और हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिस्टम इज वेरी क्लोज टू द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो नियरली मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. बट एंट्रोपी में चेंज आएगा. ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि एस क्या है आपके पास, एंट्रोपी क्या है, दैट इज के नेचुरल ऑफ डब्ल्यू. तो व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? ds इक्वल्स टू के डिफरेंशियल. आप ds दैट मीन्स डिफरेंशियल, दैट मीन्स चेंज इन s. तो s में चेंज ds है, तो w रादर नेचुरल लॉग w में कितना चेंज होगा, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग w. इसीलिए हमने नेचुरल लॉग रखा है. अगर मैं सीधा के डब्ल्यू लिखता और डिफरेंशियल लेता तो डिफरेंशियल और डब्ल्यू मुझे बताना मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि डब्ल्यू इज वेरी वेरी लार्ज, प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए हमने पहले इसको नेचुरल लॉग डब्ल्यू की टर्म में किया है. तो ds आपके पास k इज ए कांस्टेंट, डिफरेंशियल से बाहर, और डिफरेंशियल किसका होगा, नेचुरल लॉग डब्ल्यू का. आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा. इसके बाद अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पर आऊं, अगर आप किसी सिस्टम को कुछ हीट देते हो देखिए, तो क्या होता है, सिस्टम अपने पास एनर्जी रख सकता है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होता है दैट इज डी यू, और एक्सटर्नल वर्क करता है दैट इज डी डब्ल्यू. तो हम क्या इक्वेशन बनाते हैं, डी क्यू दैट इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू. इट इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो अगर आप हीट डी क्यू देते हो, वो दो तरीकों से यूज हो सकती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क. और एक्सटर्नल वर्क पीडीवी के बराबर होता है. और आपने अभी क्या बोला कि आप ना तो वॉल्यूम चेंज होने देंगे ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो डीवी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज आप वॉल्यूम में चेंज नहीं होने दे रहे हो. तो पीडीवी क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो. तो डी क्यू सीधा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, सॉरी डी यू. ठीक है, तो डी क्यू इज डी यू. ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई. एंड डी एस इज के डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग डब्ल्यू. और यही हमने अभी तक यहां करना है. तो ds आपके पास डिफरेंशियल ऑफ के नेचुरल लॉग डब्ल्यू. ठीक है, ds इज इक्वल टू के बीइंग ए कांस्टेंट बाहर आ गया. ये फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी. लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखेंगे सिस्टम का, तो डीवी आपके पास जीरो है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू. इसके बाद अगर मैं बात करूं, सिस्टम इज वेरी क्लोज टू मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए था, फॉर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, जो हमने तीनों स्टैटिस्टिक्स के लिए कंसिडर किया था. बेसिक इक्वेशन वही इक्वेशन है आपके पास, डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू माइनस समेशन अल्फा प्लस बीटा यू आई डी एन आई दैट इज इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन आपके पास तीनों स्टैटिस्टिक्स के लिए थी, कॉमन थी. ये अभी तक इतना. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो आपके पास है डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू माइनस समेशन अल्फा प्लस बीटा यू आई डी एन आई दैट इज जीरो. हम इसको अलग अलग कर लेते हैं. ठीक है, क्या बनेगा, आपके पास पहली टर्म डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू ये आ गया, माइनस अल्फा डी एन आई समेशन के साथ, माइनस समेशन, ठीक है, बीटा यू आई डी एन आई, ये नेक्स्ट टर्म आ गई. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप चेंज नहीं होने दे रहे हो. आपने पहले बोला n और v आप चेंज नहीं होने देंगे. तो अगर ऐसी बात है तो n आपके पास क्या होता है, n इज समेशन एन आई. तो आप dn अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन डी एन आई, एंड दैट विल बी जीरो. ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये निकल के आता है ये वाला फैक्टर आपके पास क्या, 0। अब आपके पास ये 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। जब सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो डी होगा। तो वही चीज, इस वाली टर्म को आप रखेंगे और इस वाली टर्म को आप 0 कर देंगे, ठीक है। और साथ साथ में एक और चीज, क्या? U आपके पास किसके बराबर, समेशन UI NI। NI पार्टिकल्स हैं हैविंग एनर्जी UI ith कंपार्टमेंट में, तो एनर्जी का सम NI UI, और ऐसे सभी कंपार्टमेंट्स पर सम कर दो तो UI NI समेशन, दैट विल बी टोटल एनर्जी। नाउ व्हाट इज द चेंज? तो आप क्या बोलेंगे, समेशन UI DNI, ठीक है। पार्टिकल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में तो जा ही सकता है, तो आपके पास DU किसके बराबर है, समेशन UI DNI। तो यही चीज, ठीक है, या आपने इसको ओपन कर लिया और ये वाले फैक्टर को आपने 0 कर दिया, ठीक है। समेशन DNI आपके पास 0 है बिकॉज N इज कांस्टेंट। तो ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म यही रहेगी आपके पास। डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल W माइनस ये बीटा DU लिखा हमने, क्यों लिखा? बिकॉज U इज समेशन UI NI एंड DU इज समेशन UI DNI, ठीक है। तो ये सारा आपके पास बीटा को बाहर ले गए, बाकी समेशन UI DNI आपके पास DU बन गया, ठीक है। तो ये DU वहां से आया तो बीटा DU बन गया। तो डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल W माइनस बीटा U दैट इज 0, और बीटा U को दूसरी साइड ले गए तो ये प्लस बन गया, दैट इज इक्वल टू नाउ। और बीटा की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं, दैट इज 1/kT, तो इट्स DU/kT। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था DU किसके बराबर है, DQ, तो इट्स DQ/kT, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल ऑफ W दैट इज DQ/kT। लेकिन आपको एक चीज पता है, डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल ऑफ W क्या है, दैट इज द एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी से रिलेटेड है, रादर इट इज रिलेटेड टू द चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज DS इज इक्वल टू K डिफरेंशियल नेचुरल ऑफ W, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी पिछले पेज के ऊपर। तो DS इज K नेचुरल ऑफ W, डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल ऑफ W। तो डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल ऑफ W के साथ आप K को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो DS आ जाएगा। तो वही चीज, जब आप K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, DS इज इक्वल टू DQ/T। यही आपके पास सॉल्यूशन है कि चेंज इन एंट्रोपी, एनर्जी जो आप हीट देंगे सिस्टम को, उसके साथ कैसे रिलेटेड है। सिस्टम से हीट निकालेंगे तो DS नेगेटिव हो जाएगा, सिस्टम में हीट आप अगर ऐड करोगे तो DS पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इंक्रीज इन एंट्रोपी और डिक्रीज इन एंट्रोपी उससे रिलेटेड होगा। तो ये रिलेशनशिप कि चेंज इन एंट्रोपी हीट के साथ, हीट एडिशन और एक्सट्रैक्शन के साथ कैसे रिलेटेड है, वो हमने डिराइव किया। अभी तक के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट उस पर आते हैं लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में।